तो आज अपने टॉपिक है पृथ्वी की गतियां। पृथ्वी की गति या पृथ्वी की गतियां, इससे संबंधित टॉपिक पढ़ेंगे। अब वैसे ये टॉपिक यदि डायरेक्ट देखा जाए तो न तो लैब असिस्टेंट में है न स्कूल लेक्चर में, लेकिन इसका क्वेश्चन 100% असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा जाता है, फर्स्ट ग्रेड में भी पूछा जाता है, लैब असिस्टेंट में भी पूछा जाएगा, क्योंकि सारे टॉपिक इसी से ही जुड़े हुए हैं। सारे टॉपिक है वो इसी से ही, चाहे जमार भाटा पढ़ लेना इसी से, चाहे ग्रहण पढ़ लेना इसी से, चाहे दिशा पढ़ लो इसी चीज से टच होगी। सारी चीजें आपकी उपसौर, चाहे उपसौर पढ़ लो, सब चीजें इसी चीज से आपके कनेक्ट रहेगी। तो पृथ्वी की गतियों के बारे में अपने को देख रहे हैं। उससे पहले कि पृथ्वी का अक्ष क्या कहलाता है, भी पृथ्वी का अक्ष किसे कहते हैं बात कर ली थी। भी पृथ्वी का अक्ष कहते हैं उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुवों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी के केंद्र से गुजरती है, पृथ्वी के केंद्र से गुजरती है। अक्ष किसे कहेंगे? उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा जो केंद्र से मिलती है। इसका मतलब जो ध्रुवीय व्यास है, ध्रुवीय व्यास है वो क्या कह सकते हैं? पृथ्वी का अक्ष कह सकते हैं। ध्रुवीय व्यास को क्या कह सकते हैं? पृथ्वी का अक्ष कह सकते हैं। विषुवतीय व्यास को नहीं, ध्रुवीय व्यास को आप पृथ्वी का अक्ष कह सकते हैं। जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाते हुए पृथ्वी के केंद्र से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? अक्ष कहते हैं पृथ्वी का। अब आता है कि अक्ष पे झुकाव, पृथ्वी का अक्ष पे झुकाव कितना है, इस पे भी बात हो गई थी कि अक्ष पे जो झुकाव है वो कितने का है? 23.5 डिग्री का है। पृथ्वी लंबवत खड़ी रहती तो इस प्रकार रहती, यहां से इसकी झुकाव कितना है? 23.5 डिग्री। और इसका भूगोल में महत्व ज्यादा है झुकाव का, क्योंकि 23.5 डिग्री झुकाव है, इसलिए कर्क रेखा और मकर रेखा कितने पर है? 23.5 डिग्री। भी बात कर रहे थे कि कर्क रेखा और मकर रेखा 23.5 को ही क्यों कहते हैं, भी 20 को क्यों नहीं कहते, 25 डिग्री को क्यों नहीं कहते, 30 डिग्री को क्यों नहीं कहते? तो इसलिए नहीं कहते क्योंकि पृथ्वी का झुकाव 23.5 डिग्री है, इसलिए सूर्य उत्तर में सीधा कहां तक चमक सकता है? 23.5 तक, और दक्षिण में 23.5 तक। फिर पृथ्वी का कक्ष तल से झुकाव कितना है? कक्ष तल से कितने का झुकाव है? 66। इसलिए आर्कटिक वर्त और अंटार्कटिका वर्त कितने का है? 66.5 का है। तो अक्ष पूछा जाए, अक्ष से झुकाव पूछा जाए, कक्ष तल से कोण पूछा जाए, तो ये ध्यान रखना। और फिर एक क्वेश्चन और बताया था आपको पहले कि यदि झुकाव चेंज कर देंगे तो क्या क्या चेंज हो जाएगा? भी अक्ष चेंज कर देंगे, झुकाव चेंज कर देंगे तो कर्क और मकर रेखा चेंज हो जाएगी, और आर्कटिक और अंटार्कटिका वर्त भी चेंज हो जाएंगे। भी ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री कर दिया झुकाव, तो फिर कर्क रेखा और मकर रेखा कितने पे होगी? 30 पे। और अंटार्कटिका और आर्कटिक वर्त कितने पे होते फिर? 60 पे। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है कि यदि पृथ्वी का झुकाव 30 डिग्री कर दिया जाए तो आर्कटिक और अंटार्कटिका वर्त कितने पे होंगे? 60 पे होंगे। और यदि पृथ्वी झुकी हुई नहीं होती, लंबवत होती, तो कर्क रेखा भी नहीं होती, मकर रेखा भी नहीं होती, अंटार्कटिका वर्त भी नहीं होते, आर्कटिक वर्त भी नहीं होते, ऋतुएं भी चेंज नहीं होती, ऋतुएं भी चेंज नहीं होती। सर्दियों में अपने को कोई 7 स्वेटर भी नहीं दिलाता। क्यों? क्योंकि सर्दी की ऋतु ही नहीं आती, सर्दी की ऋतु ही नहीं आती। अपने हमेशा मौसम कैसा रहता, आप बताओ देंगे किस टाइम अभी मौसम है उसके अनुसार होता। जैसे मार्च और सितंबर में जो मौसम होता है ना अपने,
वैसा पूरी साल मौसम होता। मार्च और सितंबर में अपने यहाँ पर जो मौसम होता है ना, यदि पृथ्वी झुकी हुई नहीं होती ना, तो मार्च और सितंबर वाली स्थिति रहती। मार्च और सितंबर वाली स्थिति अपने रहती। तो पृथ्वी के अक्ष पे झुकाव के कारण ही होता। और क्या क्या फर्क आता जाता? कृषि में क्या फर्क आ जाता अपने? ये गेहूं की फसल नहीं होती, सर्दी की ऋतु नहीं आती तो गेहूं की फसल ही नहीं होती। गेहूं की फसल ही अपने नहीं होती, गेहूं की फसल नहीं होती। तो झुकाव के कारण पूरा ही परिवर्तन हो रहा है कि झुकाव के कारण सारी चीजें चेंज हो रही हैं। तो अक्ष से झुकाव 23.5 डिग्री का है, कक्ष तल से 66.5 का। अब बात करते हैं अपन पृथ्वी की कक्षा, भू कक्षा। पृथ्वी की भू कक्षा, जिस पे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, जिस पर पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। एक तो घूर्णन है, एक है क्या? परिक्रमण, जिस पे अपन आगे बात करेंगे। तो जैसे ये सूर्य है, तो इस सूर्य के पृथ्वी चारों ओर चक्कर लगा रही है, ये चक्कर लगा रही है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है। तो नियम ये है कि कोई भी ग्रह या उपग्रह अपने केंद्र के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार रूप में परिक्रमण पथ पर चलता है। किसी भी, आपको पृथ्वी से नहीं, किसी भी ग्रह का पूछ लिया जाए, उसका परिक्रमण पथ किस प्रकार का है? दीर्घवृत्ताकार का। तो किसी भी उपग्रह का पूछ लिया जाए तो भी परिक्रमण पथ किस प्रकार का है? दीर्घवृत्ताकार है या अंडाकार है? वर्ताकार नहीं है, वर्ताकार नहीं है, दीर्घवृत्ताकार है। अब दीर्घवृत्ताकार के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? एक नियम दिए थे विज्ञान फिजिक्स में कि पृथ्वी का परिक्रमण पथ या किसी भी ग्रह का परिक्रमण पथ है वो दीर्घवृत्ताकार होता है। केपलर ने 3 नियम दिए थे। केपलर ने 3 नियम दिए थे। एक तो कि पृथ्वी या किसी भी ग्रह है उसका परिक्रमण पथ दीर्घवृत्ताकार होता है, वर्ताकार नहीं। एक दूसरा नियम उसने क्या दिया था कि पृथ्वी की क्षेत्रफलीय चाल है वो अलग अलग है। पृथ्वी की क्षेत्रफलीय चाल समान होती है, लेकिन प्रत्येक दिन पृथ्वी की गति या परिक्रमण गति अलग अलग होती है। पृथ्वी की परिक्रमण गति अलग अलग होती। पहला नियम पे ध्यान दो, दूसरे में अब बता रहा हूं। पहला तो यह है कि गति किस प्रकार की होती है? दीर्घवृत्ताकार। पहला नियम तो यह है कि दीर्घवृत्ताकार पथ होता है। दूसरा नियम यह है कि जो भी ग्रह होता है उसकी परिक्रमण पथ दीर्घवृत्ताकार होने के कारण कभी तो वो नजदीक चला जाता है और कभी दूर चला जाता है। तो इसे क्या कहते हैं? नजदीक जाना और दूर जाने को उपसौर और अपसौर। तो यदि पृथ्वी का परिक्रमण पथ वर्ताकार होता तो सबसे पहले क्या परिवर्तन आता? ऋतुएं तो चेंज होती, लेकिन क्या चेंज नहीं होता? उपसौर अपसौर। अब जो उपसौर और अपसौर बन रहा है वो दीर्घवृत्ताकार के कारण ही बन रहा है। वर्ताकार गति होती तो हमेशा पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी समान रहती, और दीर्घवृत्ताकार होने के कारण ये क्या हो रहा है? उपसौर और अपसौर है। नजदीक चला जाएगा तो उसे क्या कहेंगे? उपसौर। अभी आगे बात करेंगे उपसौर और अपसौर पे। उपसौर और अपसौर। उप का मतलब नजदीक और अप का मतलब दूर। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी सबसे कम है उसे उपसौर, अधिक है वो अपसौर। तो वो किस कारण बन रही है? परिक्रमण पथ दीर्घवृत्ताकार होने के कारण। अब नजदीक जा रही है
उस समय पृथ्वी की घूर्णन और परिक्रमण गति अधिक रहती है। परिक्रमण गति अधिक रहती है, तीव्र रहती है। तो पृथ्वी की परिक्रमण गति तीव्र कब होती है? तो ये लाइन आ जाए, चार ऑप्शन कि पृथ्वी की परिक्रमण गति से संबंधित चार लाइन आ जाए तो आपको ये लाइन मिले नहीं, पृथ्वी की परिक्रमण गति हमेशा समान रूप से रहती है, तो नहीं, हमेशा समान गति से नहीं चलती है। पृथ्वी की परिक्रमण गति हमेशा अलग अलग रहती है। जो स्थान जब पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर है उस समय सबसे कम गति रहती है, और सबसे नजदीक होता है तो सबसे ज्यादा। तो अपन बात कर लेते हैं उपसौर। उपसौर 3 जनवरी, अपसौर 4 जुलाई। अब देखो यहां पर भी कंफ्यूज रहते हैं लोग, वहां जाके एग्जाम में जाके या लंबे समय से पढ़ा हुआ है तो भूल जाते हैं कि कब उपसौर होता है कब अपसौर होता है। तो यहां याद रखने का, उप का मतलब नजदीक होता है, अप का मतलब दूर होता है। तो साल में सबसे पहले महीना कौन सा आता है? जनवरी। तो इसका मतलब उप जनवरी में होगा, उपसौर जनवरी में होगा। और दूर, इन 2 महीने याद रह गए आपको, जुलाई और जनवरी, लेकिन वहां जाके भूल जाते हो कि जनवरी में उपसौर था या जुलाई में उपसौर था। तो जो पहले आ रहा है उसमें क्या है? उपसौर, और जो बाद में आ रहा है उसमें क्या है? अपसौर। तो इनमें 3 और 4 में भी कंफ्यूज होते हैं, वहां पे 3 पहले आ रही है और 4 बाद में आ रही है। इसका मतलब उपसौर के समय 3 जनवरी है और अपसौर के समय 4 जुलाई है, क्योंकि ये यहां से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। कैसे पूछा जाता है? अलग अलग तरीके से पूछा जाता है, अपन आगे बात करेंगे। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है और यहां से गलत होता है। फिर पहला तो यही हो जाता है गलत कि कब कब क्या स्थिति रहती है, तो वहां लंबे टाइम से पढ़ा हुआ है तो वहां भूल जाते हैं कि उपसौर कब था, अपसौर कब था। तो 3 जनवरी को उपसौर और 4 जुलाई को अपसौर है। ये क्यों हो रहा है? पृथ्वी की परिक्रमण पथ दीर्घवृत्ताकार। तो अब उपसौर है तो गति अधिक है, उपसौर के समय गति अधिक है। तो पृथ्वी की परिक्रमण गति सर्वाधिक किस महीने में होती है? जनवरी में। और सबसे कम कब होती है? जुलाई में। पृथ्वी की परिक्रमण गति सबसे कम जुलाई में होती है, सबसे ज्यादा जनवरी में होती है। इसका मतलब नियम दूसरा आ गया कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी परिवर्तन होने के कारण पृथ्वी की परिक्रमण गति भी परिवर्तित हो जाती है। जब पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कम रहती है उस समय परिक्रमण गति ज्यादा होती है, और जब दूरी ज्यादा है तो परिक्रमण गति कम है। अब मान लिया कि जैसे आप ये मान लो कि यहां नजदीक है, ये आपको नजदीक दिख रहा है, यहां नजदीक है, तो जैसे एक दिन है, एक दिन में ए से बी तक आ गया, ठीक है। यहां दूर है, यहां दूर है, तो यहां मानो सी से डी तक आया। तो यहां पर देखो ज्यादा गति तय हुई है, ज्यादा दूरी तय हुई है। और यहां पर क्या है? दूरी, मान लिया कि एक दिन में यहां पर इतनी दूरी तय कर रही है, तो यहां पर इतनी दूरी में एक दिन में इतनी सी दूरी तय होगी। इसका मतलब जब दूरी ज्यादा है, पृथ्वी नहीं किसी भी ग्रह की बात आए, चंद्रमा पे भी यही नियम लागू है, चंद्रमा पे भी यही नियम लागू है कि चंद्रमा भी जब पृथ्वी से दूर होता है तो उसकी परिक्रमण गति कम हो जाती है, जब नजदीक होता है तो परिक्रमण गति ज्यादा हो जाती है। ये उसमें भी हर ग्रह में नियम है, ये पृथ्वी में नहीं, प्रत्येक ग्रह में ये नियम रहेगा। तो यहां पर परिक्रमण गति कम है, यहां पर परिक्रमण गति ज्यादा है। थोड़ा सा मैं इसी को वापस कि यहां पर परिक्रमण गति कम है, अब कम दिख रही है, यहां पर ज्यादा है। लेकिन पृथ्वी की हमेशा क्षेत्रफलीय चाल समान रहती है। देखो लाइन सेम ही लग रही है, पृथ्वी की परिक्रमण गति हमेशा
अलग अलग है, लेकिन पृथ्वी की क्षेत्रफलीय चाल हमेशा समान होती है। पृथ्वी की क्षेत्रफलीय चाल हमेशा समान होती है। अब देखो क्षेत्रफलीय चाल समान कैसे होती है, इस पे देखो कि देखो ये क्षेत्रफल है, इस वर्त का क्षेत्रफल है, और इतना लंबा वर्त है, उसका क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर ही होगा। इसका क्षेत्रफल बीच का, और ये इतना लंबा है, तो इसका क्षेत्रफल क्या है, बराबर है। यहां दूरी तो यहां से यहां की दूरी तो कम है, और इसमें यहां से यहां की दूरी ज्यादा है, लेकिन इसका जो पूरा इस जो त्रिभुज बन रहा है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर ही है। इसलिए दूसरे नियम में दो बात आती है कि पृथ्वी की परिक्रमण गति हमेशा अलग अलग होती है। जब पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कम होती है तो परिक्रमण गति ज्यादा होती है, ज्यादा होती है। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी ज्यादा होती है तो परिक्रमण गति कम होती है। तो 3 जनवरी को परिक्रमण गति ज्यादा और 4 जुलाई को परिक्रमण गति कम होती है, लेकिन पृथ्वी की क्षेत्रफलीय चाल हमेशा समान ही होती है। पृथ्वी की क्षेत्रफलीय चाल हमेशा समान ही होती है। ये दूसरे नियम ही है। दूसरे नियम में ये गति संबंधी दो बात बता रहा है। और तीसरा नियम उसका ये कहता है कि जो ग्रह सूर्य से नजदीक होगा उसकी परिक्रमण गति तेज होगी, और जो दूर होगा उसकी परिक्रमण गति कम होगी। तो आप ग्रह में देख लो, किसी भी ग्रह में देख लो, जो सूर्य के नजदीक है वो कम टाइम में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, और जो दूर है उनका टाइमिंग ज्यादा है। तो ये 3 बात केपलर ने बताई थी कि पृथ्वी का परिक्रमण पथ है वो दीर्घवृत्ताकार है, पृथ्वी की परिक्रमण गति हमेशा अलग अलग है, लेकिन क्षेत्रफलीय चाल हमेशा समान रहती है। और जो ग्रह पृथ्वी सूर्य से नजदीक है उसकी गति ज्यादा है, और जो दूर है उसकी गति कम है। ये उसने पृथ्वी की गति से संबंधित बताया। तो अभी तक अपन इस पे बात कर रहे थे कि उसका परिक्रमण पथ किस प्रकार का है। अब अपन गति वाले बातों पे आते हैं। कि पृथ्वी की 2 प्रकार की अपन गति पढ़ते हैं। 2 प्रकार की गति, एक तो दैनिक गति, एक तो क्या है, दैनिक गति। दैनिक गति को क्या बोलते हैं, घूर्णन या परिभ्रमण, और दूसरी होती है परिक्रमण। तो यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखना है, घूर्णन और परिभ्रमण एक ही शब्द है, और परिक्रमण, घूर्णन या परिभ्रमण को क्या कहते हैं, दैनिक गति। दैनिक गति जो रोज एक चक्कर लगाती है पृथ्वी अपने ही अक्ष पर, अपने ही अक्ष पर एक घूर्णन करती है 24 घंटे में, उसे घूर्णन या परिभ्रमण कहते हैं या दैनिक गति कहते हैं। और परिक्रमण सूर्य के चारों ओर एक साल में परिक्रमा कर लेती है तो उसे परिक्रमण। अब एग्जाम में जाकर परिक्रमण और परिभ्रमण में समस्या आती है कि कौन सा परिक्रमण कौन सा है, परिभ्रमण कौन सा है। तो अपन मंदिर के, सूर्य भगवान है, पूछते हैं अपन, इसका मतलब भगवान के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अपन मंदिर में जाते हैं, फेरी लगाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, परिक्रमा दी। अपने गांव में क्या कहते हैं कि मंदिर के चारों ओर परिक्रमा लगाई। तो ये भगवान है सूर्य, और पृथ्वी क्या कर रही है, परिक्रमा कर रही है। तो इसका मतलब परिक्रमण गति क्या है, वार्षिक गति है। परिक्रमण कौन सी है, वार्षिक गति है।
और परिभ्रमण अपने स्थान पर ही 24 घंटे में एक चक्कर लगा रही है, वो है दैनिक गति है। तो घूर्णन कहो चाहे परिभ्रमण कहो चाहे दैनिक गति कहो, बात एक ही है। परिक्रमण कहो चाहे वार्षिक गति कहो, परिक्रमण को क्या कह सकते हैं? वार्षिक गति कह सकते हैं। घूर्णन को दैनिक गति कह सकते हैं। जो रोज एक चक्कर होता है उसे दैनिक गति, और जो साल में एक बार होता है उसे क्या कहते हैं? वार्षिक गति कहते हैं। वार्षिक गति उसे कहते हैं। अब अपन बात करते हैं घूर्णन पे। घूर्णन पे कि घूर्णन से क्या क्या प्रभाव पड़ता है और कितने समय में एक घूर्णन करती है पृथ्वी, कितने समय में एक घूर्णन करती है। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर एक घूर्णन कितने समय में करती है? कितने में? एग्जैक्ट बताओ। देखिए पृथ्वी एक घूर्णन कितने समय में कर लेती है? 23 घंटा 56 मिनट और 4 सेकंड। इतना टाइम पृथ्वी को अपने अक्ष पर एक घूर्णन में लगता है। 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में पृथ्वी एक घूर्णन करती है। सामान्य रूप से बोला जाता है कि 24 घंटे में पृथ्वी एक चक्कर लगाती है या एक घूर्णन। यदि 24 घंटे भी ऑप्शन में हो, 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड दिया हो, तो 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड वाला ऑप्शन सही करना आपको। अब 24 घंटे वाले में इसमें क्या फर्क है देखना इधर। पृथ्वी अपने एक अक्ष पे घूर्णन कितने समय में करती है? 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में एक घूर्णन कर लेती। फिर अपन क्यों कहते हैं 24 घंटे में एक घूर्णन करती है? 24 घंटे में एक घूर्णन वाली बात क्यों कहते हैं, उस पे बात है। तो कोई भी जैसे ग्रह है या सूर्य है, उनको अपन क्या कहते हैं? नक्षत्र। क्या बोलते हैं? नक्षत्र बोलते हैं। तो एक नक्षत्र दिवस कितने टाइम का होता है? एक नक्षत्र दिवस कितने टाइम का होता है? तो पृथ्वी एक खुद नक्षत्र है और पृथ्वी अपने एक अक्ष पे घूर्णन कितने टाइम में कर लेती है? 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में एक चक्कर पूरा कर लेती है। अब देखो कि ये जैसे आपके सामने है, ये यहां, और ये यहां से घूमकर वापस आपके सामने आने पर, आपके सामने आने पे 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड का टाइम लेती है। एक कोई भी स्थिर बिंदु है, जैसे मान लिया कि ये कैमरे वाला भाग है और इस भाग में यहां से स्टार्ट हुआ है, इस वापस इसी कैमरे के सामने आने में 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड का टाइम लग गया। एक तो ये कोई भी आधार रेखा है, उसके सामने घूम के वापस आने में 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड का टाइम लगता है। तो उसे कहते हैं एक नक्षत्र दिवस। क्या कहते हैं? नक्षत्र दिवस कहते हैं। पृथ्वी खुद एक नक्षत्र है। कोई भी नक्षत्र अपने अक्ष पर कितने टाइम में घूम रहा है, तो पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने टाइम में घूम रही है। तो नक्षत्र दिवस पूछा जाए या पृथ्वी का अपना एक घूर्णन पूछा जाए, कितने टाइम में होगा? 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में होगा। अब वो सौर दिवस वाली बात, जैसे मान लिया कि ये सूर्य है और इनके सामने ये घूम के वापस आए यहां, लेकिन सूर्य अपने परिक्रमा कर रही है। सूर्य खुद भी तो परिक्रमा कर रहा है आकाशगंगा में। सूर्य खुद भी तो परिक्रमा कर रहा है आकाशगंगा में। अब मान लिया कि ये यहां तो 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में आ गए, लेकिन ये यहां से यहां आ गए। चंद्रमा परिक्रमा कर रहा है, चंद्रमा यहां से क्या आ गया? यहां आ गया। तो यहां इनके सामने आने में थोड़ा टाइम और लगेगा। अब मानो कि वापस इनके सामने होकर वापस इनके सामने आने में तो 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड लगेंगे। तो लेकिन ये तो यहां से यहां आ गए, अब वापस उसको कवर करने में कितना टाइम लगेगा?
अब तो 24 घंटे लगेगा। तो सूर्य के सामने एक सूर्य है, जैसे ये सूर्य है, इनके सामने ये भाग था, और वापस इस भाग को सूर्य के सामने आने में कितना टाइम लगेगा? 24 घंटे। तो सौर दिवस कितने टाइम का होगा? 24 घंटे का। सौर दिवस कितने का होगा? 24 घंटे का। अब चंद्र दिवस की बात आते हैं, चंद्र दिवस की पृथ्वी पे कितने टाइम का होगा? भी सूर्य के सामने आने में तो उसको 24 घंटे लगे, खुद को एक चक्कर लगाने में 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड लगे। अब चंद्र दिवस कितने टाइम का होता है? चंद्र दिवस कितने टाइम का होता है? चंद्र दिवस होता है 24 घंटे और 52 मिनट का। कितने का? 24 घंटे और 52 मिनट का पृथ्वी पर एक चंद्र दिवस होता है। पृथ्वी पर चंद्र दिवस कितने टाइम का होता है? 24 घंटे और 52 मिनट का। क्यों? क्योंकि चंद्रमा रोज 13 डिग्री आगे चला जाता है। कितना आगे सूर्य तो थोड़ा सा आगे जा रहा है, चंद्रमा कितने डिग्री आगे चला जाता है? आगे अपन ज्वार भाटा में पढ़ेंगे, 13 डिग्री। और पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने में कितना टाइम लगा रहा था? कल पढ़ रहे थे अपन, 4 मिनट लग रहे थे। तो 13 डिग्री कवर करने में कितना टाइम लगेगा? 52 मिनट। तो चंद्र दिवस कितना होता है? जैसे मानो कि ये चंद्रमा, तो यहां से घूम के इनके इस जगह तो आ गई पृथ्वी 23 घंटे 56 मिनट, लेकिन चंद्रमा यहां पहुंच गया, 13 डिग्री आगे पहुंच गया, तो वापस अब कवर करने में 52 मिनट और लगेंगे। 52 मिनट और एक्स्ट्रा टाइम लगेगा। तो चंद्र दिवस है वो 24 घंटे और 52 मिनट। ये आपकी चीज समझी हुई है तो नहीं भूलोगे, नहीं तो काफी लंबे टाइम बाद में जाओगे, नक्षत्र दिवस कौन सा था, चंद्र दिवस कौन सा था, वो मिक्स हो जाएगा। लेकिन आपको ये कॉन्सेप्ट पता है कि चाहे पृथ्वी हो, चाहे बुध हो, चाहे शुक्र हो, चाहे चंद्रमा हो, उन सबको क्या कहते हैं? अपनी जगह उनको नक्षत्र कहते हैं। एक नक्षत्र या एक ग्रह है या उपग्रह है, वो नक्षत्र खुद एक चक्कर लगाने में टाइम कितना ले रहा है? तो पृथ्वी कितना टाइम ले रही है? 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड। चंद्रमा अपने एक्स पे कितने टाइम में घूम जाता है? एक चक्कर घूर्णन। चंद्रमा एक घूर्णन कितने टाइम में कर लेता है? कोई भी एक परिक्रमण नहीं, पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा की बात नहीं कर रहा हूं मैं, घूर्णन की बात कर रहा हूं। कितना होता है? हाँ, पृथ्वी पर वो एक परिक्रमा भी 27.5 दिन में करता है, और घूर्णन भी खुद की जगह 27.5 दिन का ही टाइम लगता है उसको 27.5 का ही घूर्णन में टाइम लगता है, और परिक्रमा भी कितने टाइम में करता है? 27.5 में ही करता है वो। अब देखो कि आपको यहां तक बात समझ में आ गई कि अक्ष किसे कहते हैं। भी अक्ष किसे कहते हैं? उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाते हुए काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी के केंद्र से गुजरती है। दूसरी बात, पृथ्वी अपने अक्ष पे कितने डिग्री झुकी हुई है? 23.5 डिग्री झुकी हुई है। दूसरी बात, कक्ष तल से कितने का कोण बना रही है? 66.5 डिग्री। यदि झुकाव चेंज हो जाएगा तो कर्क रेखा, मकर रेखा, आकर्टिक और अंटार्कटिका वर्त क्या होंगे? चेंज हो जाएंगे। फिर बात कर रहे थे कि पृथ्वी की भूकक्षा जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाली बात है, वो किस प्रकार की है? दीर्घवृत्ताकार है। चाहे किसी भी ग्रह या उपग्रह की बात करें, सभी का परिक्रमण पथ किस प्रकार का है? दीर्घवृत्ताकार है। जो नजदीक होता है उसे उपसौर कहते हैं, दूर होता है उसे अपसौर कहते हैं। उपसौर के समय उसकी गति ज्यादा होती है और अपसौर के समय कम होती है, लेकिन क्षेत्रफलीय चाल समान होती है। जो ग्रह नजदीक होता है उसकी गति ज्यादा होती है, जो दूर होता है उसकी गति कम होती है। फिर अपन घूर्णन और परिक्रमण दो गतियों पे बात कर रहे थे कि पृथ्वी की घूर्णन गति और परिक्रमण। घूर्णन में बात की थी कि नक्षत्र दिवस एक कितने टाइम का होता है? 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड का। और सौर दिवस कितने टाइम का होता है? 24 घंटे का। सौर दिवस और नक्षत्र दिवस में कितने समय का अंतर है? सौर दिवस और नक्षत्र दिवस में कितने समय का अंतर है? बताओ। देखे 4 मिनट।
3 मिनट 56 सेकंड, 3 मिनट और 56 सेकंड। तीन मिनट और 56 सेकंड का अंतर होता है। अब घूर्णन के क्या क्या प्रभाव है, उन पे बात कर रहे हैं कि घूर्णन के क्या क्या प्रभाव है। घूर्णन गति नहीं करती पृथ्वी तो क्या क्या नहीं होते, क्या क्या प्रभाव है घूर्णन के प्रभाव। घूर्णन के प्रभाव, घूर्णन के प्रभाव क्या क्या है, तो पहला है दिन और रात का बढ़ना। दिन और रात का बढ़ना, दिन और रात का बनना, पहला प्रभाव है दिन और रात का बढ़ना। यदि पृथ्वी घूर्णन नहीं करती, यदि पृथ्वी घूर्णन नहीं करती तो क्या होता, दिन रात नहीं बनते। जैसे मान लिया कि आप सब अपने आप को सूर्य मान लो, तो आपको हमेशा एक भाग दिखाई दे रहा है, एक भाग दिखाई दे रहा है, दूसरे भाग में नहीं दिखाई दे रहा। इसका मतलब पृथ्वी घूर्णन नहीं करती, पृथ्वी घूर्णन नहीं करती तो एक भाग में हमेशा दिन रहता है और एक भाग में हमेशा रात रहती है। तो इसका मतलब वर्तमान की भांति जो दिन रात है वो नहीं बढ़ते। अब अपने आप को सूर्य मान लो, आपको इधर वाला भाग ही दिखाई दे रहा है, इधर वाला नहीं दे। घूर्णन कर रही है पृथ्वी तो आपको बारी बारी से आधा भाग सामने दिखाई दे रहा है और आधा भाग विपरीत साइड में दिखाई दे रहा है। तो जो सामने दिखाई दे रहा है उसमें दिन है और विपरीत साइड में दिखाई दे रहा है उसे रात है। तो यदि पृथ्वी घूर्णन नहीं करती तो वर्तमान की भांति दिन और रात नहीं बनते, और दिन और रात नहीं बनते वर्तमान की भांति तो जीवन पाया जा सकता था या नहीं पाया जा सकता था? जीवन हो सकता था या नहीं हो सकता था? क्या हुआ? जीवन कैसे होता? एक साइड में तो टेम्परेचर हजारों सेंटीग्रेड में होता, एक साइड में माइनस में होता। अभी तो क्या है, दिन में ताप, सूर्य ताप आता है तो रात्रि में वापस वो शून्य में जाता है। वापस रात्रि में क्या होता है, शून्य में जाता है। तो एक साइड में तो आता रहता और एक साइड से शून्य होता रहता। तो एक साइड में तो हजारों डिग्री माइनस में रहता और एक साइड में टेम्परेचर हजारों डिग्री में रहता। तो 100 डिग्री 200 डिग्री टेम्परेचर रहता तो मानव जीवन पाया जा सकता था। इधर माइनस में रहता 100 डिग्री तो जीवन नहीं पाया था। तो यदि वर्तमान की भांति पृथ्वी घूर्णन नहीं करती तो वर्तमान की भांति दिन और रात नहीं होते। तो दिन और रात कौन सी गति के कारण होते हैं? घूर्णन गति के कारण ही होते हैं। दूसरा, समय का माप। घूर्णन का प्रभाव क्या हो रहा है? समय का माप। समय का माप मिल रहा है अपने को। समय का माप किससे मिल रहा है? घूर्णन से। पृथ्वी घूर्णन नहीं करती तो अपन घड़ी कैसे चलाते, कैसे बजाते इसमें 24 घंटे? घड़ी में टाइमिंग सेट किससे करते हैं? 2 दिन इसी पे बात हो रही थी। ब्रिटेन वाले लोग, भारत के लोग अपनी अपनी घड़ियां अलग अलग टाइम पर चलाते हैं। तो वो किससे करते हैं? सूर्य के आधार पे। और क्योंकि वहां पृथ्वी घूर्णन करती है, जैसे आप सूर्य हो, ये पृथ्वी घूर्णन कर रही है तो प्रत्येक भाग बारी बारी से आपके सामने आ रहा है। और जब आपकी किरणें इस पे लंबवत रहती उस समय वो क्या कर लेते? 12 बजा लेते। इसलिए घड़ी का टाइमिंग सेट कर सकते थे, घड़ी का टाइमिंग सेट कर सकते थे। अब पृथ्वी घूर्णन ही नहीं करेगी तो टाइमिंग सेट नहीं होगा। यदि पृथ्वी 20 घंटे में घूर्णन करती तो अपनी घड़ी में क्या टाइमिंग बचता? 20 ही होते। तो अपने समय का माप क्या मिल जाता? 20। और अपनी घड़ी में 20 10, जैसे 12 और 12 24 होते ना, फिर अब 10 और 10 20 ही होते। दोपहर 10 बजे दोपहर हो जाती और 10 बजे रात हो जाती। तो यदि पृथ्वी की घूर्णन तेज होती तो माप, समय का माप अलग होता। यदि धीरे होती, जैसे मान लिया कि धीरे धीरे घूमती 30 घंटे लगाती तो 15 घंटे का दिन होता और 15 घंटे की रात होती। तो जो अपने घड़ी चलाने का एक माप मिला है अपने को, वो किससे मिला है?
समय का माप जो मिला है पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण ही मिला है। समय का जो माप मिला है वो किसके कारण है? घूर्णन गति के कारण। दिवस के विभिन्न काल, के विभिन्न काल, दिवस के विभिन्न जो काल है, जैसे आप सूर्य उदय हुआ, पृथ्वी घूर्णन कर रही है, जैसे मान लिया आप तो स्थिर हो, सूर्य हो, अब आप पृथ्वी घूर्णन कर रही है तो आप बारी बारी इस पे कहीं लंबा चमक रहे हो, कहीं सूर्य उदय होने वाली स्थिति में चमक रहे हो, कहीं अस्त होने वाले। तो यदि पृथ्वी घूर्णन नहीं करती तो एक जगह चमकते सीधे, तो न तो सुबह होती, न ही शाम होती, न दोपहर होती। तो दो सुबह, शाम, दोपहर, आधी रात, तो दो दिवस के विभिन्न काल मिल रहे हैं अपने को, वो किसके कारण मिल रहे हैं? घूर्णन गति के कारण ही दिवस के विभिन्न काल मिल रहे हैं। यदि घूर्णन गति नहीं होती तो दिवस के विभिन्न काल नहीं मिलते। दिवस के विभिन्न काल है वो अपने को नहीं मिलते। फिर दिशा का माप, दिशा कैसे होती है? दिशाओं का पता अपने को कैसे चलता है? फिर दिशाओं का अपने को कैसे ज्ञान होता है? घूर्णन के कारण है। अपन कहीं पर भी चल रहे हैं, किसी भी स्थान पे है, दिशा का कई बार अपने गांव की भाषा में कहते हैं कि दिशा सूड़ हो जाना, दिशा का मालूम नहीं चलना। तो दिशा का मालूम चलने का वहां पर एक ही तरीका होता है, या भूगोल में नियम है कि जिस दिशा में सूर्य उदय हो रहा है, जिस दिशा में सूर्य उदय हो रहा है उस साइड में मुंह कर लो। लेफ्ट हाथ की तरफ उत्तर होगा, राइट हाथ की तरफ दक्षिण होगा, और पीठ की तरफ आपका पश्चिम होगा। यह नियम है भूगोल में कि पृथ्वी सूर्य जिस दिशा से उदय हो रहा है उस समय साइड में अपन मुंह कर लेंगे तो वो भाग किधर होगा? पूर्व होगा। पीठ की तरफ क्या होगा? पश्चिम। लेफ्ट हाथ की तरफ क्या होगा? उत्तर। और राइट हाथ की तरफ क्या होगा? दक्षिण होगा। मानो इधर सूर्य उदय होता है, अपन इधर मुंह कर रहे हैं, तो ये लेफ्ट हाथ उत्तर की तरफ, राइट हाथ दक्षिण की तरफ, और पीठ किधर है? पश्चिम की। अब देखो, यदि पृथ्वी उल्टी घूमती, अभी देखो यहां पे कॉन्सेप्ट समझना कि पृथ्वी अभी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है, पश्चिम से, तो आपको देखो कि एशिया का ये भाग पहले दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब यहां पर उदय पहले होगा। ये इधर वाला भाग आपको बाद में दिखाई दे रहा है, इसका मतलब बाद में उदय होगा। ठीक है। अब आप इधर से इधर की ओर घूमते, इधर से इधर की ओर घूम रहे हो, तो एशिया का ये इधर वाला भाग पहले दिखाई दे रहा है, इधर वाला भाग। तो अब ये भाग क्या कहलाता? अब ये भाग पूर्व कहलाता, जो भी पश्चिम में है ना। यदि पृथ्वी उल्टी घूमती तो अभी जो पश्चिम है वो क्या कहलाता, और अभी जो पूर्व है वो क्या कहलाता? पश्चिम। और अभी जो उत्तर है वो दक्षिण। और अब देखो कि यदि मान लिया कि पृथ्वी उल्टी घूमती और सूर्य अपने को इधर से आता हुआ दिखाई देता, अब सूर्य की तरफ इधर मुंह कर रहे हैं, तो पहले देखो इधर कर रहे थे तो अपना राइट हाथ दक्षिण में था और लेफ्ट हाथ उत्तर में था। अब इधर से उदय होगा तो अपन मुंह इधर कर रहे हैं, तो ये पूर्व, पीठ की तरफ पश्चिम, ये लेफ्ट हाथ इधर चला गया, अब ये उत्तर, ये दक्षिण, ये चेंज हो जाएगा। इसका मतलब दिशाओं का आधार किससे मिल रहा है? घूर्णन गति से ही अपने को दिशाओं का आधार मिल रहा है। घूर्णन गति नहीं होती तो दिशाओं का आधार अपने को नहीं मिलता। अब अपन कह रहे हैं कि दूर है वो स्थिर बिंदु है, गति नहीं कर रहा है, गति नहीं कर रहा है, और विषुवत रेखा पर गति ज्यादा हो रही है। दूर को अपन समय विहीन स्थान भी कहते हैं। क्या कहते हैं? समय विहीन स्थान भी कहते हैं। अब एक बार बार लाइन लिखी आती है कि रात्रि को आप दिशा का मालूम किस चीज से करते हो? रात्रि को दिशा का मालूम किस चीज से करते हो?
किससे? सप्तऋषि से, ध्रुव तारे से। किससे करते हैं? ध्रुव तारा किधर दिखाई देता है? उत्तर की तरफ। ध्रुव तारा किधर दिखाई देता है? उत्तर की तरफ। बाकी तारों से क्यों नहीं कर सकते? बे तारा इधर दिखाई दे रहा है, उससे आप फिक्स कर लो, इधर दिखाई दे रहा है उससे फिक्स कर लो, ध्रुव तारे से ही क्यों फिक्स किया जाता है? इसका क्या कॉन्सेप्ट है कि ध्रुव तारे से ही रात्रि को आप दिशा का मालूम करोगे, बाकी तारों का नहीं करोगे। स्तर है, स्तर है। अब अगला क्वेश्चन आ गया, स्तर क्यों है? वो सूर्य ही तो स्तर है, बाकी तारे ही तो स्तर है, सूर्य भी तो स्तर है। अब देखो क्यों। अगला प्रभाव आप यहां पे लिख सकते हो, रात्रि को नक्षत्र और तारे, नक्षत्र और तारे पूर्व से पश्चिम की ओर जाते हुए दिखाई देते हैं। सूर्य दिन में पूर्व से पश्चिम की ओर जाता हुआ दिखाई। पूछा जाए सूर्य दिन में पूर्व से पश्चिम की ओर जाता हुआ क्यों दिखाई देता है, या रात्रि को तारे पूर्व से पश्चिम की ओर जाते हुए क्यों दिखाई देते हैं? पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण। अब समझना इस चीज को। आप बस में जाते हो, आपको पेड़ पौधे विपरीत दिशा में दौड़ते हुए दिखाई देते हैं। सबके साथ घटना होती है, और छोटे थे तो सबके साथ ज्यादा होती थी। अपन सोच रहे थे देखो पेड़ पौधे दौड़ रहे हैं और अपन आराम से एक जगह है, ये नहीं कि अपन गति कर रहे हैं। सबके साथ ये घटना हुई है। और अपन आजकल देख लो कि जैसे आप बस में बैठे हो, 4 बस 3 बस है, आप जिस बस में बैठे हो वो स्तर है, और पास वाली बस जा रही है तो आपको लगेगा कि आप वाली बस जा रही है। इसका मतलब पृथ्वी घूर्णन कर रही है पश्चिम से पूर्व की ओर, तो तारे रात्रि को उल्टी दिशा में जाते हुए दिखाई देंगे। बस इधर जा रही है तो पेड़ पौधे आगे आगे तो दौड़ते हुए नहीं दिखाई देते, विपरीत साइड में जाते हुए दिखाई देते हैं। तो क्या होता है, रात्रि को दिन में सूर्य पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है, तो वो किधर जाता हुआ दिखाई देगा? उल्टा, पूर्व से पश्चिम। रात्रि को सेम तारे भी पूर्व से पश्चिम की ओर जाते हुए दिखाई देते हैं। अब देखो कमी अपनी कि अपन भूगोल के स्टूडेंट हैं, लेकिन भूगोल पढ़ी हुई नहीं है। अपने में से किसी को ही रात्रि को खड़ा करके पूछा जाए, पता नहीं अपने को अंधेरे में नींद में थे, खड़ा किया, पूछा बेटा क्या टाइम हो गया, तो अपन यही जवाब देंगे घड़ी देख के बताएंगे। घड़ी के बिना अपन एक भी टाइम नहीं बता सकते। लेकिन फौज में आदमी, आजकल घड़ियां हैं, पहले घड़ियां नहीं होती थी। फौजी या जितने भी पुराने अपने किसान हैं या अपनी दादाजी उम्र के जो भी आदमी हैं, वो सब रात को टाइम बता देते हैं कि लगभग ये टाइम हुआ है। अपन दिन में बता देते हैं घड़ी नहीं है तो भी, कि यार सूर्य इधर है इसका मतलब 4 या 5 बजे होंगे, सूर्य इधर है इसका मतलब 9 या 10 बजे होंगे, यहां आ गया मतलब 12-1 बजे होंगे, लगभग टाइम पहुंच गया ना वो दिन में। लेकिन रात्रि में अपने लिए समस्या हो जाती है। अब इसमें नोट करो रात्रि में क्या होगा। रात्रि में देखो कि जो तारा आपको शाम को इधर दिखाई दिया है, आप नोट करो, और उस तारे को जिस दिन आपको कभी ऐसा मौका मिले कि घर पे कोई प्रोग्राम हो, उस दिन आप नोट करो कि आज मेरे को पूरी रात जागना है। ऐसे तो जाके नहीं करो। अब नोट करो कि ये तारा यहां था, अभी शाम के समय इधर है, तो रात को 12 बजे देखो वही तारा, उसके 2-3 तारे देख लो कि ये तारे यहां पे झुंड में, वो तारे आपको रात को 12 बजे यहां मिलेंगे, और सुबह के समय इधर मिलेंगे, सुबह के समय इधर मिलेंगे। क्योंकि पृथ्वी घूर्णन कर रही है तो दिन में सूर्य इधर से इधर जाता हुआ दिखाई देता है, तो रात्रि को तारे भी इधर से इधर। तो इसका मतलब वो तारे जो यहां दिखाई दे रहे थे वो रात्रि को यहां आ गए, इसका मतलब 12 बज गई, और इधर चल गए, इसका मतलब सुबह होने वाली, सुबह होने वाली है। तो रात्रि को भी अपन तारों के माध्यम से ये पता कर सकते हैं कि कहां क्या स्थिति है, टाइमिंग क्या है। तो सारे तारे रात्रि को पूर्व से पश्चिम की ओर जाते हुए दिखाई देते हैं। तो दूर में क्यों तारा क्यों जाता हुआ दिखाई नहीं देता है? दूर में तारा क्यों जाता हुआ दिखाई नहीं देता है? अब देखो, क्योंकि अपन पहले दिन पढ़ रहे थे कि पृथ्वी की प्रत्येक अक्षांश पर घूर्णन गति अलग अलग है। प्रत्येक अक्षांश की घूर्णन गति अलग अलग है। सर्वाधिक घूर्णन गति विषुवत रेखा पर है। स्तर बिंदु कौन सा है? ध्रुव है।
अब देखो कि पृथ्वी स्तर बिंदु है, ये है, यहां स्थिति में है। अब आप ये कहीं पर भी घुमा लो, ये तारा तो उसी जगह रहेगा, वो तो उसी जगह लंबवत चमकेगा। अब बाकी यहां पर जो तारे हैं वो यहां पर थे, वो कहां चले गए हैं, इधर आ गए हैं, ये यहां ही आ गए हैं। बाकी तारों की स्थिति चेंज होगी, लेकिन दूरव स्तर बिंदु है, इसकी अपने पास में पुष्टि किस चीज से हुई है कि दूरव तारा हमेशा स्तर है, क्योंकि वो उस पर लंबवत आ रहा है। और सप्तऋषि में भी देखो कि वो तारे, चारों ओर के तारे उसके चारों ओर इधर से इधर हो जाते हैं, क्योंकि वो बाकी अन्य अक्षांशों पर है, वो थोड़े से घूमते भी है, बाकी अक्षांशों की गति कम हो रही है, इसलिए उनकी गति थोड़ी सी चेंज होती है, और दूरव तारा उसी जगह लंबवत रहता है। दूरव तारा उसी जगह लंबवत रहता है। उसका अपने को कारण मिल रहा है कि दूरव है वो स्तर बिंदु है, गति नहीं कर रहे हैं। दूरव है वो स्तर बिंदु है, गति नहीं करेंगे, क्योंकि दूरव तारा स्तर है। तो रात्रि को अपन दूरव तारे से अपन दिशा का मालूम कर लेते हैं। कभी साक्षात्कार में पूछा जाता है ऐसी बातें कि यदि आप रात्रि को किसी कैंप में हो, बाहर निकल गए हो, तो दिशा का मालूम किस तारे से करते हैं, तो आंसर होना चाहिए दूरव तारा। इससे आगे और भी पूछा जाता है कि आप दूर रात्रि को बादल छाए हुए हैं, दूरव तारा नहीं है, आप घूम रहे हो, कहीं शिव मंदिर आया, तो शिव मंदिर में ऐसी क्या चीज होती है जिससे दिशा का मालूम चल जाए, तो शिव मंदिर में भी एक चीज होती है जिससे दिशा का मालूम चल जाता है। शिव मंदिर में जो शिवलिंग होती है उस पे जो जल चढ़ाते हैं अपन, वो जल निकलने का रास्ता, चाहे मंदिर का मुंह, तो कभी लड़के जवाब देते हैं मंदिर का मुंह पूर्व में होता है, पश्चिम में होता है। किसी जगह जाके देखो कि मंदिर का मुंह पूर्व में मिलेगा, कहीं पश्चिम में मिलेगा, कहीं उत्तर में मिलेगा, कहीं दक्षिण। लेकिन जो शिवलिंग की स्थापना होती है और उसमें जो जल निकलने का रास्ता होता है वो उत्तर में ही होता है। एक होती है दरगाह, दरगाह से भी आप दिशा का मालूम कर सकते हैं कि दरगाह में जो कब्र होती है, पूछा जाए कि दरगाह में ऐसी क्या चीज होती है जिससे दिशा का मालूम चल जाए, तो जो कब्र होती है वो उत्तर दक्षिण में होती है। कब्र का मतलब अपने समाधि बोलते हैं, मुस्लिम धर्म में कब्र बोलते हैं, तो कब्र का जो बनाई हुई होती है वो हमेशा उत्तर दक्षिण में होती है, और उसका जो घमटी टाइप में बनाया होता है, जो या शीर्ष बनाया होता है, वो उत्तर की तरफ होता है, वो उत्तर की तरफ होता है। तो उससे भी आप दिशा मालूम कर सकते हो। तो हो गया घूर्णन के प्रभाव में दिन रात का बढ़ना, समय की माप अवधि, दिवस के विभिन्न काल, दिशा का मालूम चलता है। दिशा की स्थिति किससे मालूम चलती है? रात्रि को तारे और नक्षत्र पूर्व से पश्चिम की ओर जाता है, या सूर्य सुबह पूर्व से पश्चिम की ओर जाता हुआ क्यों दिखाई देता है? तो पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर कर रही है घूर्णन, इसलिए ये तारे दूरव तारा स्तर क्यों दिखाई देता है? क्योंकि दूरव गति नहीं कर रहा है, दूरव स्तर बिंदु है वो गति नहीं कर रहा है। दूरव को गतिहीन कहते हैं, समयहीन कहते हैं, और दिशाहीन कहते हैं। समयहीन भी कहते हैं, दिशाविहीन भी कहते हैं। उस पर दिशाविहीन और समयहीन पे आगे बात करेंगे। स्तर बिंदु है वो तो समझ में आ गया, ठीक है। अब और क्या होता है दिन से? किसी स्थान की स्थिति का मालूम, किसी स्थान की स्थिति का मालूम, किसी भी स्थान की जो स्थिति है, किसी भी स्थान की वो स्थिति है, वो किससे मालूम चलता है? अक्षांश और देशांतरों से। किससे मालूम चलती है? अक्षांश और देशांतर। और अक्षांश और देशांतर से मालूम चलती है किसी स्थान की स्थिति। तो अक्षांश और देशांतर का ज्ञान किससे होता है? घूर्णन गति से। घूर्णन गति से होता है भी। अपन देखो, इनको मैं हटा देता हूं या इधर कर देते हैं कि अपन देख रहे थे कि ये 0 डिग्री है, यहां पर 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य लंबवत चमकता है। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य लंबवत चमकता है। सूर्य लंबवत चमकता है तो सूर्य की किरण का कोण 90 डिग्री का।
तो इस तारीख को जहां पर सूर्य की किरण का कोण 90 डिग्री आ गया, इसका मतलब वहां पर कौन सी रेखा है? विषुवत रेखा है। तो जैसे पृथ्वी घूर्णन नहीं करती, तो आप इधर तो मानो लंबवत चमक रहा है, उसके आधार पे कर लेते कि यहाँ विषुवत रेखा है, लेकिन इधर वाले देशों में कैसे पता करते? इधर तो सूर्य लंबवत आया ही नहीं, सूर्य लंबवत नहीं है, तो आपको यहां पर विषुवत रेखा कहां पर है पता नहीं चलेगा। फिर जहां पर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, वहां पर सूर्य की किरण का कोण 90 माइनस 23.5, इसका मतलब 66.5 का कोण आया। सूर्य की किरण का कोण 66.5 आया, वहां पर क्या आ गया? कर्क रेखा आ गई। फिर जहां पर सूर्य की किरण का कोण 90 माइनस 66.5, इसका मतलब 23.5 आया, तो वहां पे क्या आ गया? अंटार्कटिका और अर्कटृत वर्त आ गया। 90 माइनस 90, जहां पर 0 डिग्री का कोण आ रहा है वहां पर उत्तरी ध्रुव है। इसका मतलब यदि पृथ्वी घूर्णन नहीं करती तो आप इधर वाले भाग में तो कोण निकाल लेते, आपके सामने है ये, लेकिन इधर ये घेरा इधर कहां से गुजर रहा है, विपरीत साइड में कहां से गुजर रहा है, कैसे पता चलेगा? वो तो आप इधर आए तब यहां कोण ज्ञात किए, इधर आए तब यहां कोण ज्ञात किए, तब अपने को पता चला कि यहां से अक्षांश रेखा गुजर रही है। और देशांतर का भी अपने को ऐसे ही पता चलता है कि देशांतर है कि अपने यहां पर लंबवत आ गया, कि अपन ये कहते हैं कि 90 डिग्री देशांतर है, वो ब्रिटेन से 6 घंटे आगे है, 6 घंटे आगे। इसका मतलब अपने जहां पर ब्रिटेन से 6 घंटे पहले सूर्य लंबवत आ गया, इसका मतलब वहां पर कौन सी देशांतर रेखा है? 90 डिग्री है, 90 डिग्री है। और जहां पर मानो 90 डिग्री से 1 घंटे बाद में जहां पर लंबवत आया, इसका मतलब वहां पे 75 डिग्री है। और 75 के बाद में 1 घंटे बाद में जहां पर लंबवत आया, वहां पे कौन सी देशांतर है? 60 है। अपन कल निकाल देते, टाइमिंग निकाल के अक्षांश पूछ रहे थे कि यहां पर ये टाइम हुआ है तो इतनी बजे किस अक्षांश पे क्या टाइमिंग होगा, या यहाँ इस समय ब्रिटेन में ये टाइमिंग हो रहा है तो उसी समय किस देशांतर पे इतना टाइम होगा। तो सूर्य के आधार पे अपन टाइम से क्या ज्ञात कर सकते हैं? देशांतर। तो किसी स्थान के की स्थिति का मालूम अक्षांश देशांतर से होता है। अक्षांश देशांतर की कल्पना या उनकी जानकारी अपने को पृथ्वी की घूर्णन नहीं होता, पृथ्वी घूर्णन नहीं करती तो अपने को अक्षांश देशांतर के बारे में जानकारी नहीं मिलती। अलग अलग देशों में क्या टाइमिंग हो रहा है, अभी वहां की घड़ी क्या टाइम बता रही है, प्रत्येक देश का टाइमिंग क्या है अलग अलग, वो भी अपने को नहीं मिलता। इसलिए ये जानकारी भी अपने को किससे मिल रही है? पृथ्वी की घूर्णन गति से ही मिल रही है। फिर पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण, अपन पढ़ रहे थे अपकेंद्रीय बल अलग उत्पन्न हो रहा है। यदि पृथ्वी घूर्णन नहीं करती तो अपकेंद्रीय बल नहीं होता, पृथ्वी घूर्णन नहीं करती तो अपकेंद्रीय बल नहीं होता, और घूर्णन नहीं करती तो जो दूर और विषुवत रेखा पर जो भार का अंतर आ रहा है वो भी नहीं होता। तो इनके आगे अपन देखो, घूर्णन के प्रभाव दिन और रात का बनना, समय की माप अवधि, दिवस के विभिन्न काल, दिशा का ज्ञान भी किससे हो रहा था? घूर्णन से ही हो रहा था। नक्षत्र का पूर्व से पश्चिम की ओर जाना किससे हो रहा है? घूर्णन। किसी स्थान की स्थिति का मालूम होना या अक्षांश और देशांतर का ज्ञान होना किससे हो रहा है? घूर्णन से। अलग अलग देशों में क्या टाइमिंग हुआ है, क्या टाइम हुआ है अभी, वो किससे मालूम चल रहा है? वो घूर्णन नहीं करते तो घड़ी कैसे चलाते? नहीं चलाते। भी मैं कह रहा हूं कि 20 घंटे में घूर्णन करती तो घड़ी को टाइमिंग 20 के हिसाब से सेट करना। घूर्णन करती नहीं तो टाइमिंग सेट कैसे होता ही नहीं ना। तो जो अलग अलग देशों में अलग अलग टाइमिंग आ रहा है वो किसके कारण आ रहा है? पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण ही आ रहा है। अपकेंद्रीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल में अंतर आ रहा है, उत्पन्न हो रहे हैं, वो किसके कारण? घूर्णन गति के कारण ही। फिर पहले ही दिन पढ़ रहे थे कि पृथ्वी की आकृति जियोइड क्यों बनी? घूर्णन गति के कारण ही बनी है। तो पृथ्वी की आकृति जियोइड का कारण भी घूर्णन प्रभाव है या परिक्रमण है? घूर्णन है। पृथ्वी यदि घूर्णन नहीं करती तो पृथ्वी की आकृति कैसी होती?
गोल होती। यदि पृथ्वी घूर्णन नहीं करती ना तो पृथ्वी की आकृति किस प्रकार की होती? पूर्णतः गोल होती, पूर्णतः गोल होती, जियोइड नहीं होती। तो भूआब आकृति किसके कारण बनी है? घूर्णन के कारण ही बनी है। घूर्णन नहीं करती तो भूआब आकृति नहीं बनती। अब आगे बात करते हैं अपन, यदि पृथ्वी घूर्णन नहीं करती तो पौने समदाब रेखाओं के समकोण पे चलती। कैसे चलती? समदाब रेखाओं के समकोण पे चलती। घूर्णन के कारण उत्तरी गोलार्ध में पवने दाहिनी ओर मुड़ती है और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ती है। अब थोड़ा सा इस पे अपन बात कर लेते हैं, आगे ये टॉपिक पढ़ेंगे तब ये आएगा, पूरा समझ में यहाँ नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि कैसे पवने उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर मुड़ती है, दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ती है। देखो यहाँ पर वायुदाब की पेटियां पढ़ेंगे अपन, ये वायुदाब की पेटी, ये वायुदाब की पेटी, ये वायुदाब की पेटी और यहां वायुदाब की पेटी। ये वायुदाब की पेटी निम्न वायुदाब की है, ये उच्च वायुदाब है, ये निम्न वायुदाब है और ये उच्च वायुदाब है। क्या है कुछ नहीं है, ज्यादा जानकारी मैं आगे जब टॉपिक पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। आपको इतना ही ध्यान रखना है कि यहां उच्च वायुदाब निम्न वायुदाब है, यहां उच्च वायुदाब है, यहां निम्न वायुदाब है, यहां उच्च वायुदाब है। ये उच्च वायुदाब, ये निम्न वायुदाब और ये उच्च वायुदाब। तो आपको पूछा जाए कि उत्तरी गोलार्ध में पवने दाहिनी ओर मुड़ती है और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ती है, कोरियोलिस बल के कारण या पृथ्वी की घूर्णन के कारण? किसके कारण? कोरियोलिस बल के कारण या घूर्णन के कारण? घूर्णन के कारण है। कोरियोलिस बल वही है, कोई अलग नहीं है। कोरियोलिस एक वैज्ञानिक का नाम था, उसने खोज की थी इस बात की उसने खोज की थी कि घूर्णन के कारण क्या हो रहा है? पवनों में विक्षेप हो रहा है। उत्तरी गोलार्ध में जितनी भी अपन जल धाराएं पड़ेंगी वो दाहिनी ओर मुड़ेगी और दक्षिणी गोलार्ध में अपन जितनी भी जल धाराएं पड़ेंगे वो बाईं ओर मुड़ेगी। उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे और दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज घूमेंगे। उत्तरी गोलार्ध में प्रति चक्रवात क्लॉकवाइज घूमेंगे और दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे। तो ये सब का रीजन क्या है? घूर्णन गति है। वो आगे आपको समझ में आएगा कि घूर्णन गति से ये कैसे जोड़ रहे हैं। तभी तो ये टॉपिक पढ़ाया जा रहा है कि इस टॉपिक से सारे टॉपिक जुड़ेंगे। चक्रवात इसी से समझ में आएगा, पवने इसी से समझ में आनी है, जल धाराएं इसी चीज से जुड़ी हुई है, वेगनर का सिद्धांत इसी से जुड़ा हुआ है। तो देखो कि पवन उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर पृथ्वी घूर्णन नहीं करती तो ये पवन ऐसे आती, ये पवन ऐसे आती, इधर से पवन इधर जाती, इधर से इधर जाती। तो सॉरी, इस प्रकार यदि पृथ्वी घूर्णन नहीं करती तो ये स्थिति रहती। घूर्णन कर रही है उसके कारण इनकी दिशा में विक्षेप उत्पन्न हो रहा है और उत्तरी गोलार्ध में ये पवने किस ओर मुड़ रही है? दाहिनी ओर, और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ रही है। अब इनका रीजन मैं आगे बताऊंगा आगे वाले में कि ये पवन इधर मुड़ जाती है, या थोड़ा सा बता ही देते हैं आप कि घूर्णन भी है, पृथ्वी की घूर्णन के कारण ये मुड़ रही है। लेकिन मैं कह रहा था कि एग्जैक्ट ऑप्शन की बात आए तब उस पर जाना है। जिसे उत्तरी गोलार्ध में पवने दाहिनी ओर मुड़ती है, दक्षिणी गोलार्ध में पवने बाईं ओर मुड़ती है। किस कारण है? पहला ऑप्शन घूर्णन। दूसरा ऑप्शन आ गया कि प्रत्येक अक्षांश की घूर्णन गति अलग अलग। तो किसके कारण? प्रत्येक अक्षांश की घूर्णन गति अलग अलग होने के कारण ये पवने उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर मुड़ेगी, दक्षिणी गोलार्ध में
बाईं ओर मुड़ती है। ये मान ले कि पृथ्वी इस ड्रम जैसी होती, ऐसी होती, यहां से यहां तक ही होती, पृथ्वी ड्रम जैसी होती, या इस बोतल की बात कर ले ऐसी होती, इधर वाले मुंह की बात नहीं है, दोनों साइड में इस प्रकार होता और गोलाई बराबरी होती, तो कोरियोलिस बल उत्पन्न, पृथ्वी घूर्णन कर लेती तो कोरियोलिस बल उत्पन्न नहीं होता। यदि पृथ्वी घूर्णन भी करे ना तो भी कोरियोलिस बल उत्पन्न नहीं होगा। प्रत्येक अक्षांश की घूर्णन गति अलग अलग होने के कारण ही पवनों में विक्षेप उत्पन्न होता है। तो यदि पृथ्वी ड्रम जैसी होती ना तो कोरियोलिस बल नहीं होता। तो घूर्णन से भी आगे आंसर आए कि प्रत्येक अक्षांश की घूर्णन गति अलग अलग होने के कारण हो रहा है कोरियोलिस बल, या विक्षेप उत्पन्न हो रहा है तो वो। अब अलग अलग वाला कैसे, वो उस पर बात करते हैं। अब ये तो समझ में आ गया कि विषुवत रेखा की गति सबसे ज्यादा और दूरों की गति सबसे कम है। 4-5 दिन से इसी पे चल रहे हैं। तो अब मानो कि पृथ्वी पर घूर्णन गति सबसे ज्यादा कहां पर है, ए स्थान पे। उससे कम कहां पर है, उससे कम और सबसे कम डी पे। भी सबसे ज्यादा ए पे है, सब उससे बी, सी और डी। इसका मतलब विषुवत रेखा से जैसे जैसे दूरों की ओर जाते हैं पृथ्वी की घूर्णन गति कम होती जाती है। ये सोचने में ये सोच रहे हैं कि ये पूरी पृथ्वी साथ घूम रही है तो घूर्णन गति अलग अलग कैसे। भी ये गोला 40,076 किलोमीटर का है, ये 24 घंटे में 40,076 किलोमीटर चल रहा है। ये गोला 20,000 का ही है, ये 24 घंटे में 20,000 किलोमीटर जा रहा है, ये और कम है। तो इसका मतलब गति कम हो रही है। टाइमिंग सबके पास में 24 घंटे है, तो गति अलग अलग है प्रत्येक अक्षांश की। अब देखो कि सबसे ज्यादा गति कहां है, ए पे, उससे कम बी पे। अब देखो ये बी से इधर पवन जा रही है, या बी से देखो इधर पवन जा रही है, ये यहां गति ज्यादा है, सी पर गति कम है। ये पवन देखो, इसका नाम दे देता हूं मैं ई पवन। ई पवन है वो ज्यादा गति से कम गति वाले इलाके की ओर जा रही है, ज्यादा गति से, क्योंकि इधर ज्यादा और उधर कम है। और जो ए पवन है वो कम गति से ज्यादा गति वाले इलाके की ओर आ रही है। भी दूरों की तरफ क्या है, गति कम है, और विषुवत रेखा की तरफ गति ज्यादा है। तो ये तो ए पवन है वो कम गति वाले इलाके से ज्यादा गति वाले इलाके की तरफ आ रही है, और ई पवन है कम गति वाले, सॉरी, ज्यादा गति वाले इलाके से कम गति वाले इलाके की ओर जा रही। अब बस में, चलती बस है, बस की स्पीड ज्यादा है, और चलती बस है, धीरे बस होती है, उससे आप उतरते हो। चलती बस से आप उतरते हो तो उसके, जैसे इधर बस जा रही है तो आप उतरते हो तो आगे दौड़ते हो उसके साथ साथ, या पीछे दौड़ते हो? आगे दौड़ते हो ना, आगे दौड़ते हो, क्योंकि आपके वो बल लग रहा है, गति लग रही है, गति लग रही है ना, तो आप किधर दौड़ते हो, आगे की तरफ दौड़ते हो, आगे की तरफ दौड़ते हो। अब देखो कि ये आगे की तरफ दौड़ने के कारण ये यहां ज्यादा स्पीड से बस इधर से इधर की ओर जा रही है। पृथ्वी की घूर्णन गति पश्चिम से पूर्व की ओर है, ये ज्यादा गति से कम गति वाले इलाके की तरफ जा रही है। इसलिए इस पवन की दिशा ये हो जाएगी, इस पवन की दिशा ये हो जाती है, क्योंकि बस इधर जा रही है, ये मानो बस जाने की दिशा बनाई, और इस चलती बस से उतर रही है। उधर वाले भाग की गति कम है, उधर वाले भाग की गति कम है, तो कम स्पीड वाले की तरफ जा रहे हैं, तो इसकी गति ये हो जाएगी, इधर मुड़ेगी, ये इधर मुड़ेगी, ये दिशा हो जाएगी। अब ये देखो, ये यहां से ए पवन है वो कम गति से ज्यादा गति वाले इलाके की तरफ आ रही है, कम गति से ज्यादा गति। अब आप देखो कि आप जहां हो वहां से बस गुजर रही है, वहां से बस गुजर रही है, और मैं यहां से चल के उस बस में बैठने की कोशिश कर रहा हूं। मेरे सामने ये बस है, मैं बैठने की कोशिश, लेकिन इस बस की गति है, मैं वहां तक पहुंचूंगा तब तक वो बस आगे चली जाएगी, आगे चली जाएगी ना। अब उस आगे वाले गेट पे नहीं बैठ के दौड़ के स्पीड करेंगे तो पीछे वाले गेट तक ही पहुंच पाएंगे। तो किधर जा रही है, पीछे की तरफ, किधर हो रही है, पीछे की। और आप थोड़ा बहुत जब बस में बैठते हो
बस की गति होती है, तब देखो कि आप जब बैठोगे तब पीछे की ओर झुकते हैं। और कई बार लोग सही नहीं बैठ के चलती बस में चढ़ते हैं और वो गिर जाते हैं, तो पीछे वाले टायर के नीचे आते हैं, आगे वाले टायर के नीचे नहीं आते हैं। पीछे वाले टायर के नीचे आते हैं, आगे वाले के नहीं आते हैं। तो अब बस इधर से इधर है, ये इस बस में बैठने की कोशिश कर रहा है, तो ये पवन इधर आएगी, ये पवन इधर आएगी, ये पवन इधर मुड़ेगी। अब यदि ड्रम जैसी पवन होती, यदि ड्रम जैसी होती, तो आप बस में चल रहे हो, आप इधर वाली सीट से, बस वाली से, गति है बस की, इधर वाले से इधर वाले पर आके बैठते हो, तो आप में कोई विक्षेप उत्पन्न होता है क्या? गति है वो बस सेम है, विक्षेप उत्पन्न नहीं होता है। यदि पृथ्वी ड्रम जैसी होती तो वो विक्षेप उत्पन्न नहीं होता। अभी बस साथ चल रही है, पूरी साथ चलेगी, अब आप इधर से इधर जा सकते थे। जो विक्षेप उत्पन्न हो रहा था वो तो घूर्णन गति के कारण हो रहा है, लेकिन घूर्णन भी किस प्रकार की? प्रत्येक अक्षांश की अलग अलग घूर्णन गति के कारण क्या होता है? विक्षेप उत्पन्न होता है। इसलिए उत्तरी गोलार्ध में पवनें दाईं ओर मुड़ती है, दक्षिणी गोलार्ध में पवनें बाईं ओर मुड़ती है। अब देखो ये पवन है, ये इधर वाले, इसको मैं ई लिख देता हूं। ये पवन ज्यादा गति से कम गति वाले इलाके की तरफ आ रही है और बस इधर जा रही है पश्चिम से पूर्व की ओर, तो ये क्या होगा? इधर। ये क्या होगा? इधर, क्योंकि पीछे की ओर धक्का लगेगा। तो सभी पवनें उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर मुड़ती है, दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ती है। वो कैसे मुड़ती है आगे जब ये टॉपिक पढ़ेंगे अपन पूरा, उसमें ये समझ में आएगा आपको, उसमें अपन इसी चीज पे देखेंगे। तो ये क्यों हो रहा है, विक्षेप क्यों हो रहा है, मुड़ने वाला कार्य क्यों हो रहा है? घूर्णन गति के कारण ही हो रहा है। और घूर्णन गति के कारण ही ये उच्च वायुदाब की पेटी, ये निम्न वायुदाब की पेटी, ये इधर वाली उच्च वायुदाब की पेटी, ये निम्न वायुदाब की पेटियां का निर्माण भी किसके कारण होता है? घूर्णन गति के कारण। ये भी अपन आगे देखेंगे कि यहां से जो वायु ऊपर उड़ती है वो यहां आके नीचे बैठती है, इधर से पवन वापस इधर जाती है। अपन पढ़ेंगे कि ये गतिजन्य पेटियां हैं, चार वायुदाब की गतिजन्य पेटियां हैं। और ये विश्वत रेखा वाली और ध्रुव वाली पढ़ेंगे तापजन्य है। ये ध्रुव वाली तापजन्य वायुदाब की पेटियां हैं। तो यहां पर पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण अपन देख रहे थे कि विश्वत रेखा पर अपकेंद्रीय बल ज्यादा लग रहा है, अपकेंद्रीय बल ज्यादा लग रहा है। तो ज्यादा लग रहा है तो यहां पर दूर फेंका जा रहा है, दूर फेंका जा रहा है, तो वो कहां नीचे उतर रहा है? यहां नीचे बैठा जा रहा है। और गुरुत्वाकर्षण ध्रुवों की तरफ ज्यादा है, तो वो इधर जाके नीचे बैठ रहा, यहां से इधर वायु खींची जा रही है, तो इसलिए वो इधर यहां पर भंवर बनेंगे। तो ये भी वायुदाब की पेटी है, अपन आगे बात करेंगे। भंवर बनेंगे यहां से भी ऊपर उठेगी। तो ये दोनों वायुदाब की पेटियां हैं, वो पृथ्वी की गति के कारण उत्पन्न होती है। तो गति का प्रभाव अपन पढ़ रहे थे कि एक तो दिन रात का बढ़ना, समय की माप अवधि, दिवस के विभिन्न काल, फिर दिशा का माप, प्रत्येक स्थान की स्थिति का निर्धारण, प्रत्येक स्थान का क्या क्या टाइमिंग चल रहा है, समय क्या है उसके बारे में। अब केंद्रीय बल किससे उत्पन्न हो रहा है? घूर्णन। कोरियोलिस बल में अंतर आ रहा है, वो क्या कारण है? पृथ्वी की आकृति जियोइड बनी है, वो भी घूर्णन के कारण। उत्तरी गोलार्ध में पवनें, जल धाराएं दाहिनी ओर मुड़ती है, उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर, दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ती है, दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ती है। जल धाराएं उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर मुड़ती है, दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ती है। उत्तरी गोलार्ध में एकमात्र जल धारा कौन सी है जो बाईं ओर मुड़ती है? यदि पहले से कोई तैयारी कर रहा तो बताओ देखे। सभी जल धाराएं उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर मुड़ती है, लेकिन एक जल धारा बाईं ओर भी मुड़ती है। कौन सी?
क्यूरोसिओनी, अलास्का जलधारा। अलास्का जलधारा बाईं ओर मुड़ती है, उसका रीजन अलग होता है, वो अपन वहां जलधाराएं पढ़ेंगे तब बात करेंगे। एकमात्र उत्तरी गोलार्ध की जलधारा है जो अलास्का है वो बाईं ओर मुड़ती है, बाकी सारी जलधाराएं दाहिनी ओर ही मुड़ती है। तो पवनों में विक्षेप, फिर एक दो दिन रात का बढ़ना, समय का माप, दिवस के विभिन्न काल, नक्षत्र पूर्व से पश्चिम की ओर जाते हुए दिखाई देना, नक्षत्र रात्रि को, तारे रात्रि को पूर्व से पश्चिम की ओर, गुरुत्वाकर्षण बल, अपकेंद्रीय बल में अंतर आना, विक्षेप उत्पन्न होना, पृथ्वी की आकृति का निर्माण होना, और वायुदाब की पेटियां दो गति के कारण ही बन रही है, और एक रीजन चुंबकीय ध्रुव। चुंबकीय ध्रुव भी, ये भी ध्यान रखना, भौगोलिक ध्रुव और चुंबकीय ध्रुव एक जगह नहीं है। चुंबकीय ध्रुव और भौगोलिक ध्रुव दोनों एक जगह नहीं है। भौगोलिक ध्रुव 90 डिग्री पे है, भौगोलिक ध्रुव 90 डिग्री पे है, और चुंबकीय ध्रुव की स्थान चेंज हो रहा है। अभी कनाडा में है, लेकिन उसका स्थान है वो चेंज होता रहता है, ये नहीं रोज चेंज होता है, रोज तो चेंज नहीं होता है, काफी समय बाद में उसका थोड़ा सा स्थान है वो चेंज हो रहा है। लेकिन जो भी चुंबकीय तत्व है, पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण ध्रुवों की ओर एकत्रित हो रहे हैं। किधर वो एकत्रित हो रहे हैं? ध्रुवों की ओर एकत्रित हो रहे हैं। और वेगनर के सिद्धांत में अपन पढ़ेंगे ध्रुवीय फ्लाइंग बल, ध्रुवीय फ्लाइंग बल, वहां पे सब उल्टा करके आते हैं। उसमें अपन वेगनर में पढ़ेंगे कि पदार्थ है या महाद्वीप, विश्व दो दिशाओं में गति बताई है वेगनर ने, कि एक तो विश्वत रेखा की ओर आ रहे हैं, पेंजिया थार, पेंथालासा थार, वो टूट गया, इधर गति की उधर गति की, उसके कॉन्सेप्ट दिए उसने, किस कारण गति हुई है। वैसे इतने साल बाद में, कब उसने 1909 में के 12 के आसपास, उसने 8 के आसपास सिद्धांत दिया था, इतने 100 साल बाद में भी अपन उसका सिद्धांत पढ़ रहे हैं। तो उसमें कुछ रीजन बताए थे उसने कि विश्वत रेखा की ओर गति कर रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं, पश्चिम की ओर गति कर रहे हैं तो क्यों। तो विश्वत रेखा की ओर गति करने का कि पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण पदार्थ है वो विश्वत रेखा की ओर गति कर रहा है, और चुंबकीय पदार्थ है वो ध्रुवों की तरफ एकत्रित हो रहे हैं। तो चुंबकीय ध्रुव या जितने भी चुंबकीय पदार्थ है वो किधर हो रहे हैं? ध्रुवों की ओर, ध्रुवों की ओर एकत्रित होते हैं। इसलिए चुंबकीय ध्रुव पे चुंबकीय तत्वों का एकत्रीकरण होना किसका कारण है? पृथ्वी की घूर्णन गति का ही कारण है। तो ये अपने पृथ्वी की घूर्णन गति के प्रभाव लगभग पूरे हो गए। दिशाओं का आधार पढ़ लिया। हाँ, एक चीज छूट गई, ज्वार भाटा। ज्वार भाटा भी किसके कारण आता है? घूर्णन गति के कारण ही आता है ज्वार भाटा का निर्माण। ज्वार भाटा अपन पढ़ेंगे आगे, ज्वार भाटा वाला भी अच्छा इसी से समझ में आएगा टॉपिक, कि ज्वार भाटा है वो किसके कारण, यदि पृथ्वी इधर घूर्णन करती, आप सूर्य चंद्रमा इसके सामने होते, तो इधर का जल है वो आपकी तरफ खींचा रहता। तो यहां ज्वार रहता, जहां जल स्तर कम होता वहां पर क्या होता? भाटा होता। इसलिए आपको पता ही नहीं चलता है कहां पर ज्वार आ रहा है, कहां पर। अब आप मानो सूर्य और चंद्रमा हो, इधर आप सामने हो तो इधर ज्वार आया, फिर घूम के ये इधर वाले आई तो इधर और आया। तो यदि पृथ्वी घूर्णन नहीं करती तो जो दैनिक ज्वार भाटा आ रहा है वो नहीं आता। तो ज्वार दैनिक गति के कारण ये प्रभाव होते हैं। अब बढ़ेंगे अपन परिक्रमण गति। क्या टाइम हो गया है? तो अपन परिक्रमण वाला फिर कल देखेंगे, क्योंकि परिक्रमण वाले में टाइमिंग लगेगा।